मेरा नाम सलोनी है। मैं अपनी शक्ल और सूरत के बाद हर जगह पहचानी जाती थी, लेकिन खूबसूरती कभी मेरा सहारा न बनी। हमेशा मेरी मुश्किल ही बन गई थी। लोग मुझे देखते तो तारीफ करते, लेकिन साथ ही साथ ये हकीकत भी थी कि मैं न पढ़ी लिखी थी, न मेरे पास कोई हुनर था और न ही कोई सहारा। इसीलिए मैंने छोटी उम्र से ही दूसरों के घरों में नौकरी करना शुरू कर दी थी। सुबह से शाम तक मेहनत करती और फिर थका हारा जिस्म लेकर किसी कोने में सो जाती, मगर फिर भी मेरे नसीब में सुकून न था। जिस घर में जाती वहां की औरतें मुझे शक की निगाह से देखती। वो समझती कि उनके मर्द मुझ पर नजर रखते हैं। हालांकि मैंने कभी किसी की तरफ आंख उठाकर न देखा था, मगर उन औरतों को यह बर्दाश्त न होता था कि नौकरानी उनसे ज्यादा खूबसूरत हो। एक बार एक औरत ने अपने शौहर से झगड़ा करके मुझ पर इल्जाम लगा दिया और अगले ही दिन मुझे घर से निकाल दिया गया। कुछ दिन बाद दूसरे घर में भी ऐसा ही हुआ। वहां भी यही कहानी दोहराई गई। यूं लगता था जैसे मेरी शक्ल ही मेरी दुश्मन बन गई हो। मेरा दिल बहुत परेशान था। न नौकरी बच रही थी, न इज्जत। मुझे लगता था कि मैं शहर में जितनी भी मेहनत करूंगी, कोई ना कोई मुझे घर से निकाल देगा। इस सोच ने मुझे तोड़ कर रख दिया। मैंने सोचा कि गांव का रुख किया जाए, शायद वहां कोई रोजी रोटी का रास्ता निकल आए। गांव में ज्यादातर लोग खुद अपने काम करते थे, नौकर रखने का रिवाज न था। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की और वहां जा पहुंची। गांव के किनारे एक दरख्त के नीचे बैठी मैं सोचों में गर्क थी कि एक औरत वहां से गुजरी। वो उम्र रसीदा थी, उसके चेहरे पर झुर्रियां गहरी थी, लेकिन अंदाज ऐसा था जैसे जवानी में बहुत हसीन रही हो। वो रुकी और मुझसे पूछने लगी, तुम यहाँ इस तरह अकेली परेशान क्यों बैठी हो? मैंने उसे अपनी मुश्किल बताई तो वो मुस्कुरा कर बोली, हमारे घर में आ जाओ, हमें एक काम करने वाली की जरूरत है। मेरे दिल में उम्मीद की किरण जागी। मैंने फौरन हाँ कर दी और पूछा, पैसे कितने मिलेंगे? उसने कहा, फिक्र न करो, तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, रहने की जगह भी मिलेगी, खाना कपड़ा सब कुछ मिलेगा। मैंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा मौका है। पैसों की कमी हो भी गई तो रहाइश और खाने पीने की सहूलत बड़ी नेमत है। इस पर मैंने कहा, ठीक है, मुझे कबूल है। उसने कहा, तो फिर कल आ जाना, और मुझे पता समझा दिया। उसने कहा, गांव की काली पहाड़ी के पीछे एक घर है, वहां आ जाना। मैं चौंक गई, क्योंकि काली पहाड़ी का नाम सुनकर दिल में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। ये मेरी माँ का गांव था और मैं छोटी उम्र में यहाँ आई थी, लेकिन माँ के मरने के बाद दोबारा कभी ना आई थी। इसीलिए मुझे यहाँ की सब जगहें याद न थी। मैंने गांव के एक आदमी से पूछा, काली पहाड़ी कहाँ है? वो फौरन चौंक गया और कहने लगा, तुम वहां क्यों जाना चाहती हो? मरना चाहती हो क्या? वहां तो कोई नहीं रहता। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, शायद तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन मुझे बता दिया गया है। उसने अजीब नजरों से मुझे देखा और खामोश हो गया। मुझे लगा कि शायद वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, इसीलिए मैंने ज्यादा ध्यान न दिया और खुद ही पहाड़ी की तरफ चल पड़ी। पहाड़ी के पीछे पहुंची तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सामने एक बहुत बड़ा और परासरार सा मकान खड़ा था। मकान देखकर मेरी सांस अटक गई। दरख्तों के साए और पहाड़ के पीछे छुपी ये हवेली किसी ख्वाब या भयानक किस्से का हिस्सा लगती थी। मैंने हिम्मत करके उसके बड़े क्वाडनुमा दरवाजे पर दस्तक दी और धड़कते दिल के साथ इंतजार करने लगी। जब उस बूढ़ी औरत ने मुझे अपने घर आने को कहा था, तो मेरा यही ख्याल था कि वो इसी घर में रहती होगी। लेकिन जब दरवाजा खुला तो मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, गई भैंस पानी में, क्योंकि दरवाजे पर खड़ा एक जवान और बेहद हसीन मर्द था। उसकी चमक दमक देखकर एक पल के लिए मैं हैरान रह गई। मुझे लगा कि ये कोई मॉडल है जो अखबार या रिसालों में नजर आता है। उसने अपने आप को इस कदर संवार रखा था कि मैं देखती रह गई। आजकल तो मर्द अपने आप पर इतना ध्यान नहीं देते, चाहे कितने ही जवान क्यों ना हो, लेकिन यह आदमी अलग ही लग रहा था। मैंने हिम्मत जमा करके कहा, मुझे काम के सिलसिले में आपकी माँ ने बुलाया है। वो मेरी बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, मगर जवाब न दिया। फिर पीछे से वही औरत आ गई जिसने मुझे बुलाया था। उसने कहा, सलोनी, तुम आ गई हो। अब मुझे यह सोचकर ताज्जुब हुआ कि मैंने उसे अपना नाम कब बताया था। यह मुझे याद नहीं आ रहा था। फिर दिल को तसल्ली दी कि शायद बताया होगा, वरना उसे कैसे पता चलता। खैर, उसने मुझे अंदर आने को कहा। मैं अंदर गई तो हैरान रह गई कि घर कितना बड़ा है। मैंने दिल में सोचा कि इस पूरे घर का काम करते करते तो मेरी जान निकल जाएगी। मुझे तो इनसे ज्यादा पैसे मांगने चाहिए थे। उन्होंने मुझे एक कमरे में बिठाया और एक अजीब सा शरबत पिलाया। ऐसा शरबत मैंने पहले कभी नहीं पिया था। जायका इतना मजेदार था कि जैसे जुबान पर कोई अनोखी मिठास घुल गई हो। आम घरों में या तो लाल शरबत मिलता है या पीला, लेकिन यह न लाल था न पीला।
इसकी खुशबू और जायका दोनों ही अजीब थे, मगर दिल को बहुत भाए। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ऐसे शरबत का तो नाम भी कभी नहीं सुना। उसके बाद उस औरत ने कहा कि तुम्हें घर की सफाई नहीं करनी, सिर्फ खाना पकाना होगा। मैंने फौरन कहा कि अच्छे अच्छे खाने पकाने आते हैं, मुझे इंसानों वाले खाने बनाना आते हैं। यह सुनकर वो औरत हंस दी और बोली, हमारी पिछली नौकरानी तो ऐसा खाना बनाती थी कि कुत्ते भी ना खाएं। इसीलिए हमारे मुंह से निकल गया कि इंसानों वाले खाने आते हैं ना। मैंने कहा, मैं हर तरह का अच्छा खाना पका लेती हूँ, बस मुझे बता दीजिए कि क्या बनाना है। इस पर वो मुतमिन हो गई और बोली, आज से ही काम शुरू कर दो। मैंने कहा कि मेरे पास कोई सामान नहीं है, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, कपड़ों और बाकी जरूरत की चीजों का इंतजाम हम कर देंगे। फिर मुझे बावर्ची खाना दिखाया गया। बावर्ची खाना बहुत बड़ा था और हर सहूलत से भरा हुआ था। बर्तन से लेकर मसालों तक सब कुछ मौजूद था। यह देखकर मैं खुश हो गई कि यहाँ खाने पकाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने मालकिन से पूछा कि आज क्या पकाना है, तो उसने कहा कि अभी गोश्त आ जाएगा, तुम उसे पका देना, बेटा ले आएगा। कुछ देर बाद वाकई वो जवान लड़का गोश्त लेकर आया, लेकिन जब मैंने उस गोश्त को देखा तो हैरान रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये किस चीज का गोश्त है। इतना ज्यादा गोश्त सिर्फ 2 आदमियों के लिए तो मुमकिन ही नहीं था। मेरे दिल में आया कि शायद कोई मेहमान आने वाले हैं, मगर फिर सोचा कि जो भी हो, मुझे तो अपना काम करना है। खैर, मैंने बड़े बड़े बर्तन निकाले, मसाले और सब्जियां संभाली और कड़ाही भर के गोश्त पका दिया। साथ ही रोटियां भी बना डाली। उन्होंने कहा था कि 25 रोटियां पकानी है। मैंने मेहनत करके वो सब भी तैयार कर दी और साथ सलाद भी बना दिया। खाने की खुशबू फैलने लगी तो मैंने सोचा कि ये खाना तो कम से कम 20 आदमियों के लिए है, मगर घर में तो सिर्फ माँ बेटा ही नजर आते हैं। शाम के वक्त मालकिन ने कहा कि खाना टेबल पर लगा दो और पूरा पतीला रख देना। अपने लिए जो खाना है वो तुम किचन में ही बैठकर खा लेना। मैंने अपने लिए प्लेट में थोड़ा सा निकाल लिया और बाकी सब टेबल पर सजा दिया। फिर वापस आकर किचन में बैठकर खाना खाने लगी। खाने का जायका बहुत मजेदार था, मगर मुझे अभी तक ये खटक रहा था कि ये गोश्त किस चीज का है। कुछ देर बाद मालकिन मेरे पास आई और कहने लगी, पेट भर के खा लिया? मैंने कहा, हाँ खा लिया, लेकिन अभी तक समझ नहीं आ रही कि ये गोश्त किस चीज का है। बहुत मजे का है। वो मुस्कुराकर बोली, कल बताऊंगी तुम्हें, अभी बर्तन टेबल से उठा लो। मैंने कहा, ठीक है, और जैसे ही टेबल के पास गई तो हैरत के मारे मेरा मुंह खुल गया। माँ बेटा दोनों सारा खाना खत्म कर चुके थे। पूरा पतीला बिल्कुल साफ था, बस बीच में हड्डियां बाकी थीं। ये मंजर मेरे लिए काबिले यकीन न था। 20 आदमियों का खाना 2 लोगों ने कैसे खा लिया? आसपास देखा कि शायद खाना जमीन पर फेंका हो, लेकिन वहां कुछ नहीं था। 2 ही प्लेटें गंदी थीं, मतलब ये सब इन्हीं 2 ने खाया था। मेरा दिमाग चकरा गया, लेकिन फिर सोचा कि जितना भी सोचूं इसका जवाब नहीं मिलने वाला, इसीलिए ज्यादा ना सोचा और अपने काम में लग गई। रात को उन्होंने मुझे एक कमरा दिया और कहा कि यहाँ सो जाओ। सुबह नाश्ते में क्या बनाना है उसकी लिस्ट किचन में रखी है। मैंने दिल ही दिल में कहा कि लिस्ट का मतलब नाश्ता भी बहुत ज्यादा बनाना होगा। फिर मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। वही हुआ जिसका मुझे डर था। इस घर में रहते रहते सबसे ज्यादा मुझे यही बात परेशान करने लगी कि ये दोनों माँ बेटा गरनाई कुछ इतना ज्यादा खाना कैसे खा लेते हैं। उनके जिस्म पर तो कहीं निशान तक नहीं था। लड़का बिल्कुल किसी मॉडल जैसा दुबला पतला और निखरा हुआ लगता था, और औरत अगरचे बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ी थी, मगर वो भी बिल्कुल कमजोर दिखाई देती थी। उनके खाने की मिकदार इतनी ज्यादा थी कि किसी आम इंसान के लिए मुमकिन ही न थी, और ये बात मेरे दिल को हर वक्त खटकती रहती थी। खाने के बारे में एक और अजीब चीज ये थी कि उनके यहाँ कभी सीधा साधा खाना नहीं बनता था। हर रोज गोश्त आता था, और वो गोश्त कभी भी ऐसा न लगता कि किसी आम जानवर का हो। कभी कभी सब्जियां भी मंगवाई जाती तो वो भी ऐसी होती कि मुझे समझ ना आती कि ये किस जमीन पर उगती हैं। एक दिन तो उन्होंने मुझे कहा कि इस अजीब सी सब्जी के साथ चिकन बना दो। मैंने कहा, चिकन की तो समझ आ गई, लेकिन ये सब्जी कैसी है, ये कभी देखी ही नहीं। इस पर मालकिन हंस दी और बोली, दुनिया में इतनी किस्म की सब्जियां और फल हैं, तुमने सब कहाँ देखे होंगे? तुम गरीब लोग हो, तुम्हें क्या इल्म। मैंने भी हाँ में हाँ मिला दी, मगर दिल में अजीब सी घबराहट उतर गई कि ये सब्जी और ये फल आखिर कहाँ के हैं। और फिर इस घर में एक और अनोखी बात थी कि कहीं भी कोई शीशा मौजूद नहीं था, कोई आईना नहीं था, न कमरे में, न बावर्ची खाने में, न बरामदे में। मैं चूंकि खूबसूरत थी और अपने आप को संवारना मुझे अच्छा लगता था, इसीलिए मेरे लिए यह बड़ी मुश्किल बात थी कि मैं अपना चेहरा देख ही नहीं सकती। आखिरकार मैं एक दिन बाजार गई और एक छोटा सा शीशा खरीद लाई
कि कम अज कम सुबह के वक्त अपने बाल ठीक कर लूं, अपना रंग रूप देख सकूं। अब मैं जब भी काम से फारिग होती तो अपने कमरे में बैठकर शीशे में अपना अक्स देख लेती, लेकिन बाकी वक्त ये माँ बेटा मुझे कहीं नजर नहीं आते थे। अजीब बात यह थी कि दिन भर वो लोग कहीं गायब रहते और जब खाने का वक्त आता तो अचानक नमूदार होकर कह देते कि खाना लगा दो। मैं हैरान रहती कि ये कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं, मगर जवाब कभी न मिला। एक दिन सुबह मैं अपने कमरे में खड़ी शीशे को हाथ में पकड़े अपने आप को देख रही थी कि पीछे से मालकिन आ गई। वो बोली, सलोनी, नाश्ता नहीं बनाना क्या? मैंने चौंक कर शीशे की तरफ देखा तो मेरी आंखें बाहर आने वाली थीं, क्योंकि शीशे में जो अक्स मुझे दिखाई दिया वो वही औरत थी, मगर वो बिल्कुल बूढ़ी न थी बल्कि इंतहाई जवान और हसीन थी। इतनी हसीन कि मेरी उम्र की लड़की लग रही थी। मैं साखित खड़ी रह गई और जब पलट कर पीछे देखा तो वही झुर्रियों भरा चेहरा मेरी आंखों के सामने था। वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। मेरी जुबान गंग हो गई। वो बोली, क्या बात है? मैंने कहा, सुबह कहा कुछ नहीं। उसने शीशे की तरफ इशारा करके पूछा, ये कहां से लाई हो? मैंने कहा, सुबह बाल संवारने और मुंह देखने के लिए लाई हूं। उसने कहा, अच्छा, ये अपने कमरे में ही रखना, बाहर मत लेकर जाना। मैंने डरते डरते कहा, जी मैं अपने कमरे में ही रखूंगी, लेकिन हिम्मत न हुई कि उससे पूछ सकूं कि बाहर क्यों ना ले जाऊं। उस दिन के बाद से मेरे दिल में एक अनजानी सी दहशत बैठ गई थी। आखिर वो शीशे में जवान कैसे हो गई थी और सामने से देखने पर इतनी बूढ़ी क्यों लग रही थी? ये कोई वहम तो नहीं था, क्योंकि मेरी आंखें खुली थीं और मैं पूरी होश में थी, लेकिन फिर भी अकल मानने को तैयार न थी। उसके बाद मैं अपने काम में लग गई। नाश्ते के वक्त भी यही कैफियत रहती। उनके लिए मैं कभी पराठे बनाती, कभी इतने ज्यादा अंडों का ऑमलेट बनाती कि पूरा पतीला भर जाता। कभी वो पूरी और हलवा खाने को कह देते और हमेशा वही चीजें खाते जो बड़े अमीर घरानों में खाई जाती हैं। खाने की मिकदार इतनी ज्यादा थी कि मेरे हाथ थक जाते, मगर हैरत की बात यह थी कि इतना खाकर भी उनके जिस्म पर जरा सी भी चर्बी न आती थी। न वजन बढ़ता था, न वो सुस्त पड़ते थे, जैसे ये सब खाने का उन पर कोई असर ही नहीं होता था। एक और बात जो मुझे इस घर में सबसे ज्यादा खटकती थी वो ये थी कि यह घर हमेशा साफ सुथरा रहता था, जैसे किसी ने हर वक्त सफाई की हो। मैं सोचती थी कि यह कैसे मुमकिन है, क्योंकि मेरा काम सिर्फ खाना पकाना था। मुझे बर्तन धोने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं तो दिन भर किचन में खाना पकाती और बाकी वक्त फारिग बैठ जाती थी। लेकिन जब रात को मैं सो जाती और सुबह उठती तो पूरा घर चमक रहा होता था, जैसे किसी ने एक एक कोना धोकर रख दिया हो, जबकि मैंने कभी यहाँ किसी और नौकरानी को आते जाते नहीं देखा था। मुझे याद आया कि पहले दिन उस बूढ़ी औरत ने यही कहा था कि सफाई की हमें जरूरत ही नहीं होती। तब मैंने समझा था कि शायद कोई और आकर सफाई करता है, लेकिन अब यह बात बिल्कुल समझ से बाहर थी कि आखिर सफाई करता कौन है। दिल में कई बार सवाल उठता, लेकिन मैं हिम्मत नहीं करती थी किसी से पूछने की। मगर एक दिन मैंने सोचा कि वो शीशा फिर से आजमाना चाहिए। अगर उस दिन मुझे वहम हुआ होगा तो आज सब कुछ साफ हो जाएगा। मैंने शीशा अपने दुपट्टे में लपेटकर छुपा लिया और मौका देखकर वहीं जा पहुंची जहां वो बूढ़ी औरत बैठी थी। मैंने शीशे के जाविये से उस पर नजर डाली और जैसे ही अक्स सामने आया, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। शीशे में वो बढ़िया औरत बिल्कुल भी बढ़िया न थी, बल्कि एक निहायत हसीन, दुबली पतली और नाजुक सी जवान लड़की नजर आ रही थी, जिसके चेहरे की रोशनी देखकर दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। मैं उसी कैफियत में थी कि अचानक मेरे कंधे पर किसी के आधे हाथ का दबाव महसूस हुआ। मैंने चौंक कर पलट कर देखा तो वही लड़का खड़ा था जो इस घर का बेटा था। उसकी आंखों में अजीब सी सख्ती थी और मुझे फौरन अंदाजा हो गया कि वो सब देख चुका है। मेरा राज खुल गया था। मैंने घबराकर वही शीशा उसकी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन हैरतअंगेज बात यह थी कि उसका अक्स शीशे में बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो सामने खड़ा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचकर घर के पिछले हिस्से तक ले आया। वहां आकर उसने गुस्से और हैरानी के मिले जुले लहजे में कहा, तुम ये सब क्या कर रही थी? मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, ये औरत कौन है? क्योंकि ये उसका असली रूप नहीं है। गांव वाले भी कहते थे कि यहाँ कोई घर नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ एक पूरा मकान देखा है। तुम लोगों के घर में सफाई खुद ब खुद हो जाती है। इतना ज्यादा खाना तुम लोग अकेले खा जाते हो। आखिर ये सब क्या है? कौन हो तुम लोग? मुझे सच बताओ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। उसने मेरी बात सुनी और कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, अगर तुमने सच जान लिया तो नुकसान में रहोगी, अगर चुप रहकर रही तो फायदे में रहोगी। मैंने कहा,
ये क्या बात हुई? मुझे सीधी सीधी बात समझाओ। उसने कहा, सब वक्त पर पता चल जाएगा, लेकिन अभी नहीं। और ये बात तुमने किसी को नहीं बतानी। दोबारा कभी उस औरत के सामने ये शीशा मत लाना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसकी आवाज में ऐसी सख्ती थी कि मैं कुछ बोल ही ना सकी। मैं दिल ही दिल में और भी खौफजदा हो गई, और उसी रात मुझे नींद नहीं आई। मेरा दिमाग बार बार वही सवाल दोहराता रहा कि ये सब क्या है, कौन लोग हैं ये, और इस मकान का राज क्या है। मैंने अगले दिन से हर चीज पर ज्यादा नजर रखनी शुरू कर दी। तब मुझे और भी अजीब बातें समझ आने लगी। वो औरत अक्सर कमरे में अकेली बैठी खुद से बातें करती रहती थी, जैसे कोई उसके साथ हो, लेकिन वहां कोई मौजूद न होता। पूरे घर में जरा सी भी मिट्टी नहीं जमती थी, जबकि इतना बड़ा मकान साफ सुथरा रहना नामुमकिन था। एक दिन मैंने बहाना बनाया कि मैं अपने किसी रिश्तेदार से मिलने जा रही हूं और बाहर निकल गई। बाहर जाकर मैंने गांव के लोगों से पूछा कि इस इलाके में कोई घर क्यों नहीं है। सबने एक जबान होकर कहा, वहां तो कोई मकान है ही नहीं, वो तो खाली जगह है, और पता नहीं उस जमीन का मालिक भी कौन है। कभी किसी ने वहां तामीर नहीं देखी। ये सुनकर मेरे बदन में कपकपी दौड़ गई। इसका मतलब ये था कि बाहर वालों को यह मकान नजर ही नहीं आता, यानी हकीकत में यहां कोई मकान था ही नहीं, और अगर था भी तो किसी आम इंसान का नहीं था। तब मुझे अपने बड़ों की वो बातें याद आईं जो मैंने बचपन में सुनी थी, कि जिन्नात हमेशा ज्यादा खाते हैं, और कहा जाता है कि उनका असली रूप सिर्फ शीशे में दिखाई देता है। तब मेरे दिल में ये यकीन बैठ गया कि मैं अनजाने में जिन्नात के घर में नौकरी करने लगी हूँ, और अब मेरा यहाँ से जाना शायद आसान न हो। एक पल के लिए मेरे दिल ने कहा कि सब छोड़ छाड़ कर यहाँ से चली जाऊं। किसी को क्या पता चलेगा, जैसे आज ये बहाना बनाकर निकली हूं कि किसी रिश्तेदार से मिलने जा रही हूं, उसी तरह कल भी कोई नया बहाना बनाकर निकल जाऊंगी और फिर कभी पलट कर ना आऊंगी। इस घर वालों को पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहां गायब हो गई हूं। मेरी जान बच जाएगी, वरना पता नहीं कल ये मेरे साथ क्या कर दें। ये जो लोग हैं, अगर इंसान नहीं हैं तो उनके इरादे किस वक्त बदल जाएं, ये तो कोई नहीं जानता। मैं तो ये सोच सोच कर डर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे ही पका कर खा जाएं। इस ख्याल से ही मेरे बदन पर लरज़ा तारी हो जाता था, दिल जोर जोर से धड़कता था, और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता था। मगर अगले दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरी सोच बदल गई। वो बूढ़ी औरत मेरे पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, आज तुम अपनी तनख्वाह ले लेना। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। मैंने फौरन कहा, ठीक है। जैसे ही उसने ये बात कही, मेरे जहन में फिर ख्याल आया कि ये बेहतरीन मौका है, तनख्वाह ले लूं और सीधी यहां से निकल जाऊं, फिर कभी वापस ना आऊं। लेकिन जब उसने मुझे तनख्वाह दी तो मैं हैरत के समुंदर में डूब गई। उसने मुझे पैसे देने के बजाय सबसे पहले 10 नए जोड़े कपड़ों के दिए, 5 जूतों के जोड़े दिए, साथ ही जेवरात, मेकअप और औरतों की दूसरी खास चीजें भी दी। मुझे लगा कि ये सब मिलाकर तो एक बड़ी झेज की तरह हो गया है। फिर उसने मेरे हाथ में पैसे भी रखे, और ये 50,000 रुपए थे, जबकि तय तो ये हुआ था कि मुझे सिर्फ 15,000 रुपए मिलेंगे। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं शस्त्र खड़ी सब देखती रही। इतना कीमती सामान, उसके साथ चूड़ियां भी दी गई थी। और जब मैंने पूछा कि ये सब क्यों, तो वो कहने लगी, तुम्हारे पास तो कपड़े नहीं हैं, जूते नहीं हैं, सर्दियों का मौसम आने वाला है, इसीलिए तुम्हारे लिए ये सब खरीदा गया है। और पैसे भी हम ज्यादा दे रहे हैं क्योंकि तुम्हारा खाना बहुत लजीज होता है। हम सब बहुत खुश हैं तुम्हारे काम से, इसीलिए हमने सोचा कि तुम्हें खुश करना चाहिए। मेरे लिए ये सब कुछ काबिले यकीन न था। मैं अंदर ही अंदर परेशान भी हो गई थी कि क्या करूं। अगर अब मैं ये नौकरी छोड़ दूं तो ये सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, और अगर रही तो यहां से मुझे हर माह ये सब मिलता रहेगा। उस औरत ने खुद कहा था कि ये सारा सामान हर महीने मिलेगा, तुम्हें सिर्फ खाना पकाना होगा, बर्तन धोने या सफाई करने की भी जरूरत नहीं होगी। मैं सोचती थी कि ये आखिर किस तरह का मामला है, लेकिन साथ ही ये भी सोचती थी कि मुझे जिंदगी भर कभी इतना कुछ नहीं मिला था। मुझे उस कमरे में रखा गया था जो नौकरों के कमरे की तरह नहीं था, बल्कि घर के बाकी कमरों जैसा ही एक आरामदेह कमरा था। एक दिन तो ये तक पूछा गया कि अगर चाहो तो हम तुम्हारे कमरे में टीवी रखवा देते हैं, ताकि तुम रात को टीवी देख सको और वक्त अच्छा गुजरे। मैं ये सब सुनकर और भी हैरान हो गई। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा सुलूक नहीं देखा था। न कभी इतनी सहूलतें मिली थी, न कभी इतने कीमती कपड़े, जूते और जेवरात मिले थे। इसीलिए मैंने सोचा कि यहां से जाने का फैसला गलत होगा, क्योंकि इतना कुछ छोड़कर जाने वाली बात नहीं थी। अब मेरा दिल बदलने लगा था, और मैंने खुद से कहा कि नहीं जाऊंगी यहां से। मैं ये सब कबूल कर लूंगी और देखूंगी कि असल माजरा है क्या।
आखिर ये लोग मुझे इतना सब कुछ क्यों दे रहे हैं? दिल में अब एक और सवाल भी जागा कि ये लड़का जो बार बार मुझे समझाता है वो आखिर कौन है और क्यों चाहता है कि मैं खामोश रहूं। इसीलिए एक दिन मैंने उससे सीधा सवाल कर दिया, मुझे हकीकत बताओ, आखिर क्या बात है? तुम लोग कौन हो और ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? उसने मुझे कहा, शाम को बात करूंगा तुमसे। और सारा दिन मेरा दिल घबराता रहा। मैं काम में लगी रही मगर दिमाग और बस इसी ख्याल में उलझा रहा कि आखिर वो क्या बताने वाला है। शाम हुई तो वो मुझे घर के पीछे वाले गार्डन में मिला। उसकी आंखों में एक अजब संजीदगी थी। मैंने हिम्मत करके कहा, अब तो बता दो, क्या बात है? आखिर ये सब राज क्या है? उसने आहिस्ता आवाज में कहा, पहले तुम वादा करो कि डरोगी नहीं। मैंने कांपती आवाज में कहा, डर तो मुझे अभी भी लग रहा है, पर फिर भी वादा करती हूं। वो कहने लगा, हाँ तुम्हें डर लगेगा, लेकिन मुझे सच कहना ही होगा। फिर वो बोला, हम लोग इंसान नहीं हैं, हम जिन्नात हैं और हमें एक बड़े जुर्म की वजह से सजा के तौर पर इस इलाके में भेजा गया है। हम दोनों माँ बेटा नहीं हैं, बल्कि बहन भाई हैं। ये औरत जो तुम्हें मेरी माँ लगती थी, असल में मेरी बड़ी बहन है और वो अपनी असली शक्ल छुपाती है, क्योंकि अगर कोई देख ले कि इस घर में इतनी हसीन औरत रहती है तो गांव वाले जरूर बातें बनाएंगे। कोई अगर मान भी गया और इधर चला आया तो हमारे लिए मसला बन जाएगा। इसीलिए वो अपने आप को बूढ़ी औरत के रूप में रखती है। वो कहने लगा, ये भी सच है कि हमें इंसानों के हाथ का खाना बहुत ज्यादा पसंद है और यही हमारी कमजोरी भी है। हम पर यह इल्जाम लगा कि हमने अपनी खुराक में इंसानों के खाने को शामिल किया और इस पर हमें जला वतन करके इस सुनसान जगह पर रहने पर मजबूर किया गया। लेकिन जब भी मौका मिलता है हम इंसानों के पकाए हुए खाने की खुशबू को तरसते हैं। इसीलिए जब हमें तुम मिली तो हमने सोचा कि यही लड़की हमारे लिए सब कुछ पकाएगी। तुम्हें हर तरह की सहूलत मिलेगी, तुम्हें लिबास भी मिलेगा, पैसे भी, जेवरात भी और हर चीज तुम्हारे कदमों में होगी। लेकिन तुम्हें हमारा राज ही रखना होगा। मैं हक्का बक्का रह गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मेरी टांगें कांप रही थीं। लेकिन वो कहने लगा, डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम बस अपना वादा पूरा करना। हम लोग आईने को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि आईना हमारा असली रूप दिखा देता है। मैंने देखा कि वो अपने रूप में ही था और उसने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने असली चेहरे में रहता हूँ, लेकिन मेरी बहन को अपनी सूरत बदल कर रहनी पड़ती है, वरना तुम्हें हकीकत पहले ही दिन पता चल जाती। मेरी जुबान लड़खड़ा गई। मैंने हिम्मत करके कहा, और जो खाना मैं पकाती हूँ वो सब तुम दोनों ही खा जाते हो? तो वो मुस्कुराया और बोला, हाँ, हमारी खुराक इतनी ही है, हमें इतना ही खाना चाहिए और यही हमारी फितरत है। मैंने उसकी आंखों में देखा तो वहां खौफ के साथ एक तरह की सच्चाई भी दिखाई दे रही थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और आहिस्ता कहा, मैं वादा करती हूँ ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगी। ये राज हमेशा अपने सीने में कैद रखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने कहा, अगर तुम वादा पूरा करोगी तो तुम्हें इनाम और आसाइश हमेशा मिलेगी और तुम्हारे लिए ये जगह कैद खाना नहीं बल्कि जन्नत बन जाएगी। मैंने सर झुका दिया, दिल के तूफान को दबाया और वादा कर लिया कि ये राज किसी दूसरे इंसान तक नहीं पहुंचेगा। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं इधर ही रहूंगी, क्योंकि इस घर ने मुझे वो सब कुछ दिया जो दुनिया में कहीं न मिलता। उनके साथ रहते रहते मैंने ये सीख लिया कि अगर इंसान हकीकत जान ले और सब्र करके बर्दाश्त करे तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। ये लोग बेजाहिर जिन्नात थे, मगर मेरे साथ उन्होंने कभी कोई बुरा सलूक नहीं किया, बल्कि मुझे हमेशा इज्जत दी, सहूलत दी, सौर-सिरी ऐसा दिया, खुशी दी और वो सब कुछ दिया जिसका मैंने ख्वाब भी नहीं देखा था। अगर मुझे शुरू में ये मालूम न होता कि ये लोग जिन्नात हैं तो मैं कई बार ऐसे वाकयात पर डर के मारे भाग जाती, जिनको देखकर कोई आम इंसान तो पागल ही हो जाता। मगर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और न ही उनका राज खोला। मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैंने पहली दफा उस औरत को उसके असली रूप में देखा था। वो बिल्कुल जादुई शहजादी जैसी लग रही थी, इतनी हसीन कि इंसान की सांसें थम जाएं। लेकिन उस वक्त भी मैंने एक लफ्ज मुंह से ना निकाला, बस दिल ही दिल में सोचती रही कि वाकई ये सब कुछ हकीकत है। फिर वक्त गुजरता गया और एक दिन मैंने देखा कि वो जिन्न जवान लड़का जो खुद को मेरा मालिक कहता था, उसकी शादी हो गई और उसकी बीवी भी इस घर में रहने लगी। शादी का मंजर भी अजीब था, न बैंड बाजा, न शोर, न गांव वालों को खबर। बस अचानक एक दिन एक और लड़की घर में आ गई और वो भी हसीन और जमील, ऐसी कि देखने वाला देखता ही रह जाए।
फिर कुछ अरसे बाद मुझे पता चला कि उनके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है। ये सुनते ही मेरा दिल दहल गया, क्योंकि मेरे दिमाग में हजार तरह के वसवसे आने लगे कि न जाने उनका बच्चा कैसा होगा। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो अजीब वाकया पेश आया। बच्चा दुनिया में आते ही भाग गया। किसी ने न रोका न पकड़ा, बल्कि सब ऐसे मुतमिन बैठे रहे जैसे ये कोई आम सी बात हो। ये मंजर अगर मैं पहले देखती और हकीकत न जानती तो यकीनन मेरा दिमागी तवाजुन बिगड़ जाता। मगर अब मैं चुपचाप ये सब देखकर हैरान रह गई और दिल में सोचा कि वाकई इंसान हर चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन भगवान ने मुझे बर्दाश्त की ताकत दे दी है। ये लोग मेरे साथ इतने मेहरबान थे कि दिन रात इनाम और करामात की बारिश करते थे। मेरे पास जो मांगती थी वो लम्हे भर में आ जाता था। अगर कभी दिल चाहता कि अच्छे कपड़े पहनूं तो अलमारी में नए जोड़े रखे होते। अगर कभी ख्वाहिश होती कि जेवर हो तो चमकती चूड़ियां और हार मुझे दे दिए जाते। अगर पैसों की जरूरत होती तो नोटों के बंडल सामने रख दिए जाते। मुझे ऐसा लगता था कि मैं ख्वाब देख रही हूँ, क्योंकि कभी मैं वो लड़की थी जो लोगों के घरों में नौकरी करती थी और लोग मुझ पर शक की नजर डालते थे। कभी कोई मर्द पीछे पड़ जाता था, कभी कोई औरत हसद में मुझे निकाल देती थी। मेरी जिंदगी दुखों का घर थी और आज यही जिंदगी एक जन्नत बन गई थी। एक दिन मैंने सोचा कि अब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं हमेशा दूसरों के घर में रहकर कब तक जीऊंगी? क्या मेरा कोई अपना घर नहीं होना चाहिए? मैंने उनसे बात की और कहा, मैं चाहती हूं कि मैं अपना एक घर बना लूं, ताकि मेरा अपना भी एक ठिकाना हो जहां मैं सुकून से जी सकूं। उन्होंने कहा, हाँ, तुम जरूर अपना घर बना सकती हो और हम इसमें तुम्हारी मदद करेंगे। फिर जो कुछ हुआ वो मेरी सोच से भी ज्यादा था। उन्होंने मिट्टी, बजरी, ईंटें, सीमेंट, यहां तक कि मजदूर तक का इंतजाम कर दिया। मुझे एक ईंट भी नहीं खरीदनी पड़ी और न ही एक मजदूर को अपनी जेब से पैसे देने पड़े। मैं हैरान थी कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन है, लेकिन वो जिन्नात थे, उनके लिए ये सब नामुमकिन नहीं था। कुछ ही अरसे में मेरा 3 मंजिला घर बनकर तैयार हो गया। ये घर पूरे गांव का सबसे बड़ा और शानदार घर था। हर कोई उसे देखकर हैरान रह जाता। लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि ये लड़की इतनी अमीर कैसे हो गई, मगर मैं किसी को क्या जवाब देती? मैं बस मुस्कुराकर खामोश रह जाती, क्योंकि मेरा राज ही रहना था। उन लोगों ने कहा, अब तुम हमारे लिए खाना पकाना ना छोड़ना, बाकी तुम जैसी जिंदगी गुजारना चाहो गुजारो, अपने घर में रहो या इधर रहो, हमें कोई मसला नहीं है। जब मेरा घर बन गया तो मेरी जिंदगी में एक और खुशी आई। मुझे एक शख्स से मोहब्बत हो गई और मैंने उससे शादी कर ली। वो एक सीधा सादा शरीफ इंसान था। मैं माँ भी बन गई। मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई। मेरे पास शौहर भी था, बच्चे भी थे और सर पर अपनी छत भी थी। मैंने कभी अपने शौहर को हकीकत नहीं बताई। शुरू में तो उसको लगता कि मैं बस आम सी लड़की हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको भी शक होने लगा, क्योंकि गांव के लोग कभी ना कभी कुछ ना कुछ कह देते थे। कोई कहता, तुम्हारी बीवी पता नहीं कहाँ नौकरी करती है। कोई कहता, वो जगह तो सुनसान है, वहां कोई घर नहीं है। ये सब सुनकर उसके दिल में भी सवाल पैदा होते। एक दिन उसने मुझसे खुलकर पूछा, असल हकीकत क्या है? उस दिन मैंने फैसला किया कि अब उसको सब कुछ सच बता दूं। मैंने हिम्मत की और वो सब कुछ सुना दिया जो मेरे साथ हुआ था और जिन लोगों के साथ मैंने जिंदगी गुजारी थी। ये सुनकर वो हैरान रह गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में खौफ भी था और हैरत भी, लेकिन आखिर में वो मुस्कुराया और कहा, तुमने जो फैसला किया वो बिल्कुल दुरुस्त किया है और मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने सुकून का सांस लिया और उस दिन के बाद मेरी जिंदगी और भी आसान हो गई, क्योंकि अब मेरा राज सिर्फ मेरा नहीं रहा, मेरा शौहर भी इसमें शरीक हो गया। वक्त गुजरता गया और मेरी जिंदगी में कई मरहले आए, कभी खलुशी, कभी दुख, लेकिन मैं कभी अकेली नहीं थी, क्योंकि ये लोग हमेशा मेरे साथ खड़े थे। मैं उनके पास आती जाती रही। मेरे बच्चे बड़े हुए। मेरे शौहर ने भी कभी शिकायत नहीं की। हम सब एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। मैं सोचती थी कि अगर मैं उस दिन डर कर भाग जाती तो आज मेरे पास कुछ भी ना होता, न घर, न शौहर, न बच्चे, न इज्जत। मुझे लोगों के घरों में नौकरियां करते हुए जिल्लत सहनी पड़ती, कभी किसी के ताने, कभी किसी की हवस से बचना पड़ता। लेकिन आज मेरे पास सब कुछ था और ये सब अल्लाह के करम से था। अल्लाह ने मेरे नसीब बदल दिए, मुझे उन रास्तों पर डाला जिनका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। गांव वाले हमेशा हैरान रहते थे कि सलोनी की जिंदगी कैसे बदल गई है। कभी लोग हसद करते, कभी बातें बनाते, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि मुझे पता था कि ये सब मुझे उन जिन्नात के साथ जुड़ने की वजह से मिला है। वो जिन्नात जिनसे लोग डरते थे,
लेकिन मेरे लिए वो मेरे मुहसिन बन गए। वो मेरे राजदार भी थे, मेरे मददगार भी और मेरे हमसफर भी। एक लिहाज से मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज यही था कि मैं इंसान होते हुए भी जिन्नात के साथ जिंदगी गुजार रही थी। और इस राज ने मुझे कभी बर्बाद नहीं किया, बल्कि मुझे इज्जत, दौलत, सुकून, मोहब्बत सब कुछ दिया। अब जब पीछे मुड़कर देखती हूं तो लगता है कि यह सब ख्वाब था, एक हसीन ख्वाब जो हकीकत बन गया। पहले मैं एक गरीब लड़की थी जिसके पास कुछ नहीं था, जिसे लोग अपने घरों से निकाल देते थे, जिस पर कोई भरोसा नहीं करता था। लेकिन आज मैं एक कामयाब औरत हूं, जिसका अपना घर है, अपना शौहर है, अपने बच्चे हैं और गांव के सबसे बड़े मकान की मालकिन हूं। और ये सब अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है कि उसने मेरे लिए ऐसे दरवाजे खोले जिनका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर ये कहानी मैं किसी को सुनाऊं तो शायद कोई यकीन न करे, क्योंकि दुनिया वालों के लिए ये सब महज कहानियां हैं, लेकिन मेरे लिए ये हकीकत है, मेरी अपनी जिंदगी है। मैंने जिन्नात के साथ वक्त गुजारा है, मैंने उनकी दुनिया देखी है, मैंने उनके राज अपने दिल में कैद रखे हैं। और इन्हीं राजों की हिफाजत ने मुझे आज ये मुकाम दिया है कि मैं खुशहाल हूँ, मुतमिन हूँ और शुक्रगुजार हूँ। मुझे आज भी याद है कि मैंने वादा किया था कि कभी ये राज नहीं खोलूंगी, और मैंने वो वादा अपनी आखिरी सांस तक निभाना है। यही मेरा फर्ज है, यही मेरी कामयाबी है और यही मेरी खुशकिस्मती है। ये मेरी जिंदगी की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो गरीबी, जिल्लत और तन्हाई से शुरू हुई थी, इज्जत, खुशहाली और सुकून पर खत्म हुई। ये कहानी इस बात का सबूत है कि अल्लाह अगर चाहे तो किसी की तकदीर बदल देता है, और दुनिया की सारी ताकतें मिलकर भी उसके फैसले को बदल नहीं सकती। और यही मेरी सबसे बड़ी हकीकत